वेलकम बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट लेते हैं व्हाट इज स्पर्म। तो स्पर्म हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स है जो कि बेसिकली कैरी करते हैं जेनेटिक मटेरियल्स को एंड टू द ओवम। सो दिस टाइप ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स आर कॉल्ड एज स्पर्म। तो स्पर्म बेसिकली हमारी बॉडी में जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, तो वन ऑफ देम दैट इज द स्पर्म सेल्स। तो फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग टू द स्पर्म, दिस इज इट इज ए हैप्लॉइड सेल। तो स्पर्म हमारे पास हैप्लॉइड सेल्स है। सो वन टर्म दैट इज डिप्लॉइड सेल्स, एक ये टर्म है, और दूसरा हमारे पास हैप्लॉइड सेल्स है। यानी ऑन द बेसिस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर हमारे पास टू टाइप के सेल्स है। एक को हम कहते हैं डिप्लॉइड सेल्स और दूसरा हमारे पास हैप्लॉइड सेल्स है। तो डिप्लॉइड सेल ऐसी सेल को कहते हैं जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होती है, 2n होती है। जैसे ह्यूमन में देखें तो हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम नंबर क्या है, कितने हैं, 46 है। तो ऐसे सेल जिसमें क्रोमोसोम नंबर 46 होते हैं, तो ऐसे सेल को हम कहते हैं डिप्लॉइड सेल्स। एंड मोस्ट ऑफ द सेल इन आवर बॉडी आर डिप्लॉइड्स। अब नेक्स्ट जो हैप्लॉइड सेल्स है, स्पर्म जो चूँकि हैप्लॉइड सेल्स है, तो व्हाट इज हैप्लॉइड सेल्स? ऐसी किस्म के सेल्स है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं। तो ह्यूमन की केस में देखिए 23 क्रोमोसोम जिस सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सेल को हम कहते हैं हैप्लॉइड सेल्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। तो इट बेसिकली हैप्लॉइड सेल्स कहलाते हैं। तो गैमीट को कंबाइन भी हम हैप्लॉइड सेल कहते हैं। अब इन गैमीट में बेसिकली टू टाइप्स है, एक को हम कहते हैं स्पर्म और दूसरा हमारे पास ओवम है। तो ये क्या हुई, ये हैप्लॉइड सेल्स हुए क्योंकि इनमें क्रोमोसोम नंबर 23 है। तो इस वजह से स्पर्म को हम हैप्लॉइड सेल्स कहते हैं। स्पर्म से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पर्म इट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल इन आवर बॉडी। स्पर्म दिस इज बेसिकली द स्मॉलेस्ट सेल इन आवर बॉडी। अगर लार्जेस्ट सेल की बात करें तो ओवम ह्यूमन की बॉडी में लार्जेस्ट सेल्स, तो वो वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल है। अगर लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो न्यूरॉन, दीज आर द लॉन्गेस्ट सेल्स। तो ये कुछ जनरल नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर डिस्कस की। अब देखिए जो स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, तो ये बेसिकली टेस्टिस के अंदर एक स्पेशलाइज टाइप की ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। तो इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में बेसिकली स्पर्म की प्रोडक्शन होती है थ्रू ए प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, और ये प्रोडक्शन बेसिकली टेस्टिस के अंदर कुछ ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। तो ये प्रोसेस वहाँ पर होते हैं जिसकी रिजल्ट में हमारे पास स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। तो स्पर्म के स्ट्रक्चर में हमारे पास 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इंक्लूडेड है। द फर्स्ट वन दैट इज़ द हेड, second one that is the metaphyse, and last component of the sperm that is the tail. So the first component that is the head. तो हेड बेसिकली स्पर्म का जो हेड है वो बेसिकली 2 कंपोनेंट पर मुश्तमिल है। इनमें फर्स्ट स्ट्रक्चर है एक्रोसोम्स, दूसरा हमारे पास न्यूक्लियस है। तो स्पर्म का जो टेफ है यहाँ पर एक मॉडिफाइड एक गोल्जी बॉडी से डिराइव स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं एक्रोसोम्स। तो एक्रोसोम बना होता है फ्रॉम द गोल्जी कम्प्लेक्स। नेक्स्ट इस एक्रोसोम में बेसिकली क्या होती है, कुछ एंजाइम प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं हाइलोयूरिनेडेज एंजाइम। हाइलोयूरिनेडेज एंजाइम एक्रोसोम्स में प्रेजेंट होती है। यही एंजाइम बेसिकली जो ओवम का मेम्ब्रेन है इनको रफ्चर करती है और इन्हीं की वजह से स्पर्म एंट्री करते हैं इनटू द ओवम। नेक्स्ट जो पोस्टीरियर रीजन्स है हेड का, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो इसका जो न्यूक्लियस के इनमें बेसिकली 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। चूँकि स्पर्म क्या है, हैप्लॉइड सेल्स है, तो इस वजह से इनमें 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं इनकी न्यूक्लियस में। नेक्स्ट इसकी न्यूक्लियस में बेसिकली न्यूक्लियोप्लाज्म
एंड न्यूक्लियोलस, चूँकि न्यूक्लियस के पार्ट है ये एब्सेंट होते हैं, एंड द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म। तो स्ट्रक्चर में हम इनके हेड को देखते हैं कि ये कहाँ पर न्यूक्लियस लोकेटेड है और कहाँ पर एक्रोसोम्स है। अब यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर स्पर्म का ड्रा किया हुआ है, तो इनमें जो ये रीजन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम कहते हैं हेड। तो हेड में बेसिकली 2 कंपोनेंट इन्वॉल्व है, जैसे यहाँ पर हमने पढ़े एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस। तो एक्रोसोम हेड का जो इंटीरियर पोर्शन है इसको हम कहते हैं एक्रोसोम्स, और ये बेसिकली बना होता है फ्रॉम द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और इनमें एंजाइम प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं हाइलोयूरिनेडेज एंजाइम। तो स्पर्म बेसिकली इस एक्रोसोम के थ्रू ओवम में फिनिट्रेट करता है विद द हेल्प ऑफ दिस हाइलोयूरिनेडेज एंजाइम। और हेड का जो पोस्टीरियर रीजन है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में बेसिकली 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट कंपोनेंट है द मेटाफिज। तो यहाँ से लेकर जहाँ पर जो सेंट्रियोल लोकेटेड है, तो यहाँ से लेकर ये इस रीजन तक जो पार्ट आते हैं स्पर्म का जो पार्ट है इसको हम कहते हैं मेटाफिज। तो मेटाफिज को देखे इसको हम कहते हैं एनर्जी चेम्बर ऑफ द स्पर्म। मेटाफिज इज आल्सो नोन एज एनर्जी चेम्बर ऑफ द स्पर्म्स। तो इसको एनर्जी चेम्बर ऑफ द स्पर्म क्यों कहते हैं? अब यहाँ पर देखें ये मेटाफिज है स्पर्म का, तो यहाँ पर बेसिकली स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ओनली स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, चूँकि ये एनर्जी जनरेट करती है। अब इस मेटाफिज का फंक्शन क्या है? ये बेसिकली प्रोवाइड एनर्जी फॉर द स्पर्म, ये इसका फंक्शन हुआ। तो मेटाफिज को एनर्जी चेम्बर ऑफ द स्पर्म इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। यही माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली एनर्जी क्या करती है? प्रोड्यूस करती है, जो कि स्पर्म की मोटिलिटी के लिए रिक्वायर्ड होती है। सो दिस इज द मेटाफिज ऑफ द स्पर्म। अब फाइनल जो कंपोनेंट है स्पर्म का इसको हम कहते हैं टेल। तो टेल इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड फाइबरस पार्ट ऑफ द स्पर्म। तो स्पर्म का ये जो रीजन है इसको हम कहते हैं टेल, आर सिंपली फ्लैजिला है ये। तो बेसिकली ये लॉन्गेस्ट कंपोनेंट है इन द स्पर्म स्ट्रक्चर्स, और इसकी अगर फंक्शन की बात करें तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकोमोशन, चूँकि ये फ्लैजिला है और ये मूवमेंट करती है जिसकी वजह से स्पर्म की मूवमेंट होती है। अब यहाँ पर देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, इनमें टेल प्रेजेंट होती है और कुछ में बाई फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स होती है, कुछ में टेल एब्सेंट होती है, कुछ में सेक्स फ्लैजिला होती है। तो इस बेस पर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के टेल्स प्रेजेंट होती है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म की स्पर्म्स में टेल एब्सेंट होती है, जैसे हमारे पास क्रेफिश है, इट इज़ बेसिकली द आर्थ्रोपोड और एस्केरिस एस्केलमेंटिस है। तो इनमें बेसिकली जो स्पर्म्स होती है इनमें टेल एब्सेंट होती है। इसके बाद जो हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसको हम कहते हैं टॉड फिश। तो टॉड फिश में बेसिकली क्या होती है, इनमें 2 फ्लैजिला होती है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं बाई फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स इनमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हेक्सा फ्लैजिलेट्स ऑर्गेनिज्म, ऐसी किस्म के स्पर्म्स जिसमें बेसिकली सेक्स फ्लैजिला होती है, और ये पाए जाते हैं गैस्ट्रोपोड, चूँकि मोलस्क जिसमें स्नेल स्लग्स वगैरह आती हैं, इनमें इनका जो स्पर्म्स है इनमें सेक्स फ्लैजिला होती है। अब हमारे पास एक अनदर मैमल्स है जिसमें एक यूनिक टाइप की स्पर्म्स पाई जाती है जिसको हम कहते हैं स्पर्म बोर्ड्स। जब ये स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म्स हेड के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं स्पर्म बोर्ड। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म्स, जिसमें बेसिकली 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट प्रेजेंट थी स्पर्म की स्ट्रक्चर में। एक हमारे पास हेड हुआ, दूसरा हमारे पास मेटाफिज, एंड लास्ट कंपोनेंट दैट इज द टेल. So this is overall about the structure of the sperm. Thank you so much.